अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सना आगा ख़ान। आज हम बहुत ही अहम प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पाकिस्तान में 40 लाख से ज़्यादा ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होकर मर जाती हैं और ऐसी ख़वातीन को बिल्कुल भी अवेयरनेस भी नहीं होती, इनको पता भी नहीं होता कि इनके साथ मसला क्या है, और जब मसला पता चलता है तो वो अपने आखिरी स्टेजेस पे होते हैं। 40 लाख से ज़्यादा हर साल ख़वातीन सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से मर जाती हैं और इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान में अवेयरनेस मैसेजेस के लिए एक पिंक रिबन के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है अक्टूबर में। अक्टूबर में इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स किए जाते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि पिंक रिबन है क्या और ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और आपको किस तरह अपने आप को बार बार चेक करना होता है। आज मैं यहाँ पर एक इवेंट में मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा सारी ख़वातीन हैं और ये अवेयरनेस मैसेज स्प्रेड कर रही हैं। ये इम्पावर ख़वातीन हैं और ये बता रही हैं सबको कि हमें अपना ख़याल खुद से कैसे रखना है। हमारी तमाम बहनें, तमाम माएँ अपने आप को किस तरह से खुद महफूज कर सकती हैं इन तमाम इस तरह की बीमारी से। आए उन तमाम ख़वातीन से मिलते भी हैं और उनसे पूछते भी हैं कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर से मुलाकात करते हैं। एक सर्वाइवल है हमारे साथ, सर्वाइवर है जिसने सर्वाइव किया है, और एक पेशेंट है जो अभी अपने आप को इस कश्मकश से, इस जंग से लड़ रही है, अपने आप को बचा रही है। आइए मिलते हैं लोगों से, इन तमाम लोगों से, और देखते हैं क्या तासुरात हैं। आए मेरे साथ। जी, मेरे साथ इस वक्त गुलनाज साहिबा हैं जो कि सर्वाइवर है ब्रेस्ट कैंसर की। उन्होंने किस तरह से सर्वाइव किया, अपने आप को किस तरह दोबारा से नई ज़िंदगी की तरफ आई, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा गुलनाज साहिबा, मुझे ये बताएं कि आप सर्वाइवल हैं, आपको कब पता चला कि आपके साथ ये मसला है? अच्छा, मुझे एक बहुत छोटा लम्प फील हुआ था और ये 10 साल पहले की बात है। मुझे बहुत एक ब्रेस्ट में लम्प फील हुआ था और मैं उसको ओकेजनली जो है फील कर रही थी और उसको मैं इस इंटेंशन से नहीं देख रही थी कि कैंसर हो सकता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी मिथ्स हैं कि हम अगर ब्रेस्ट फीड कराएं और अगर 40 साल से कम उम्र हो आपकी तब कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और ये भी एक मिथ कहते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री हो तो भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इसमें फॉल नहीं कर रही थी, तो वो अपने उसको मैं बहुत विजिलेंट में रही। मैं 3-4 हॉस्पिटल्स में गई और फिर अल्टीमेटली मुझे पता चला कि ये कैंसर है। आपको कब पता चला? मतलब इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स में जाने के बाद आपको क्या पता, मतलब जिस तरह होता है ना कि डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, सबसे पहले आपको क्या मशवरा दिया गया? अच्छा, मुझे जो है अल्ट्रासाउंड मेरे हो रहे थे। मैं पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी और उसने कहा था कि यू शुड गेट इट चेक इमीडिएटली, और फिर मैं उन्होंने वही प्रेस्क्रिप्शन दी और मैं अल्ट्रासाउंड हुए। एक हॉस्पिटल में गई, दूसरे पे गई, तीसरे पे गई, सब ने यही कहा था कि चला रहेगा। बट देन आई वेंट टू शौकत खानम और उन्होंने कहा था कि बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी की जो टर्म है वो ऑब्वियसली तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी और उसमें भी कहा था कि फ्लूइड हम निकालेंगे, उसमें पता चल जाएगा। तो साइमल्टेनियसली क्योंकि इतना वो माइंड में मैं जगल कर रही थी, मैं एक ब्रेस्ट सर्जन के पास भी मैं गई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप इसको जो है ना लम्प को रिमूव करवा दें। तो वो इतना ज़्यादा मुझे हो रहा था कि 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हुए थे और लम्प जो है आई कुड फील दैट वाज ग्रोइंग इन मी। और फिर मैंने ब्रेस्ट सर्जन से रिमूव कराया। वो जो स्पेसिमेन था वो दिया गया था उसमें शौकत खाना में, तो तब उसमें डिटेक्ट हुआ था कि ये कैंसर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस वक्त तो ये समझे कि जब एक बंदे को ये पता चलता है कि आई हैव कैंसर इन माई बॉडी, तो क्या फीलिंग्स थी उस लम्हे? क्योंकि ये चीज़ें तो एकदम से नहीं इंसान को पता चलता और कबूल करना बड़ा मुश्किल होता है इसको। अच्छा, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक तो मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे कैंसर हो गया है। और तब देखिए सोसाइटी में हमारे इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम उसको बहुत सारी चीज़ें छुपाते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसको अगर किसी को हो जाए तो हम उसको जो है ना बहुत एक उस नज़र से देखते हैं कि जैसे पता नहीं इसको गुनाह हो गया इसके साथ। तो यही चीज़ें जो है मैंने भी बहुत फेस की। मेरी ऑलरेडी एक मैं बताऊँ कि मेरी तब बेटी 2.5 साल की थी और मेरे सामने सिर्फ मेरी बेटी नज़र आ रही थी कि खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का कौन ख्याल रखेगा, क्योंकि उस वक्त मेरी जो है शादीशुदा ज़िंदगी जो है दैट वाज आल्सो नॉट गोइंग वेरी वेल। मुझे अपने हस्बैंड और इन लॉज की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं थी। तो ये चीज़ मेरे बहुत मुश्किल था मेरे लिए और मैंने बस यही दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे मेरी बेटी के लिए ठीक कर दें। तो येस, बहुत आपकी फीलिंग्स उस वक्त आप डिनाइल में होते हो, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन थ्रू दिस और आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू और बिल्कुल हेल्दी हूँ मैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात होगी, आपने सर्वाइव किया। मगर मुझे ये
ये बताएं कि ख़वातीन के लिए ये चीज़ें, एक तो होता है ना बीमारी, एक इंसान की जिस्म के अंदर बीमारी है, और दूसरा ये कि ख़वातीन कुछ सेंसिटिव होती हैं इस मामले में। मुझे ये बताएं कि उसको कैसे से आपने फिर कबूल किया, फिर कैसे आपने अपने आप को दोबारा डिटर्मिन करके दोबारा से उठी और आपने कहा कि नहीं अब मैंने इसका इलाज करवाना है, क्योंकि आई थिंक कि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। अच्छा, ये है कि मैं कहूँगी कि मेरे अब्बू जो है ना, ही हैज़ बीन माई पिलर, ही हैज़ बीन माई सपोर्ट। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। और ये कि जब वो रिपोर्ट आई थी, मैंने, क्योंकि मुझे रिपोर्ट पता चली थी और मैंने सबको बताना था कि जी कैंसर है, तो मेरे अब्बू ने सबसे पहली चीज़ ये कही थी कि बेटे एक कागज़ का टुकड़ा है, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। और तब ये कि यस, बहुत मुश्किल होता है, और जो सोसाइटी है वो आपको इस नज़रों से देखते हैं कि हाय बेचारी इसको क्या हो गया, वो ऐसे आपको बहुत डाउन फील कराते हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसा टफ ट्रीटमेंट है जिसमें आप अपने आप को खुद नहीं पहचान पाते। आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, आपके बाल नहीं होते हैं, आपके आईब्रोज नहीं होते हैं, आप मतलब यू जस्ट कैन नॉट सी योरसेल्फ। तो वो ये चीज़ें हैं, उसमें मैंने मतलब मेरी फैमिली के बहुत सपोर्ट थी, मेरी बेटी की भी बहुत सपोर्ट थी। शी हैज़ बीन माई स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो माशाल्लाह से वो 13 साल की हो गई है। तो ये कि बहुत मुश्किल था, और उसमें मैंने क्या किया था कि मैं आई स्टॉप मीटिंग सच पीपल। मैं जो हूँ लोगों से मिलना मैंने छोड़ दिया था, जो कि बजाय कि मेरे से पूछते थे कि तुम ठीक हो कि नहीं, वो कहते थे हाय तुम्हारे देखा बालों को क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया। तो ये इस तरह के सवालात जो है ना मुझे और ज़्यादा डिप्रेस करते थे। तो मेरी फैमिली में मेरी फ्रेंड्स हैं और ऐसे लोग भी सामने आए जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मेरे टीचर्स को पता चला था, वो आके कीमोस में मेरे साथ बैठ जाते थे। तो ये एक चीज़ है कि आपके एहसास, एक वो जो होती है सपोर्ट, यही काफ़ी होती है, बजाय कि आप जो पेशेंट इस चीज़ से गुजर रहा होता है आप उसको और इस तरह के मज़ीद सवालात करके आप उनको और डिप्रेस करें। मेरे ख्याल से ये इसकी हमें बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज माशाल्लाह आप खुद इस इवेंट में आई हैं और आपको मैंने पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस भी नहीं करते और बताना भी वो नहीं करते। हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी दूसरी बहनों को, माओं को अवेयर करें कि अपने आप को किस तरह से वो अपना चेक रखें, अपना बैलेंस रखें, किस तरह से कि वो कैसे इस मसले से में पढ़ सकती हैं और वहाँ से कैसे निकल सकती हैं। मुझे ये बताएं कि जब कीमियो हो रहा था, ये बहुत ही टफ और तकलीफ दे अजियतनाक किस्म का एक प्रोसेस है जिसमें से आप गुजरी हैं। आप उस टाइम मतलब आपकी जो ज़िंदगी का साथ ऑब्वियसली आपकी बेटी होगी, आपकी मोटिवेशन उस टाइम, वैसे आपकी क्या फीलिंग्स थी कि इस प्रोसीजर से कि क्या निकल पाऊंगी या नहीं निकल पाऊंगी? अच्छा, ये अब मैं आपको इसमें पूरा एक फैक्ट बताती हूँ कि 6 मेरी कीमोस थी। पहली जो मेरी कीमो हुई उसमें मेरी तरफ बॉडी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी एंड आई वाज एबल टू फाइट अप विद ऑल दिस ये जो भी मेडिसिन मेरे अंदर इंजेक्ट की गई थी। 2 हफ्ते तक मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब मेरी दूसरी कीमो होने लगी थी तो मेरे एकदम से सारे बाल उतरना शुरू हो गए। और मेरे लिए उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि पहले देखें ये तो एक्सेप्ट कर लिया था कि कैंसर हो गया है, मैंने ट्रीटमेंट करवाना है, लेकिन एक के बाद एक वो इतना आपका मरहला टफ होता है, वो एक अलहदा था कि मैं अब क्या करूँ। मेरे बाल सारे उतर गए थे और वो जहाँ भी जाती थी कि मेरे बाल कह रहे थे, तो बहुत मुश्किल था। बट यस, ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अब वो ये होता है कि उसमें सेकंड कीमो हुई, थर्ड कीमो हुई। मैं थर्ड कीमो में जाके डॉक्टर्स के पास जाके रोई थी कि अगर मैं इधर अपना ट्रीटमेंट ख़त्म कर दूँ तो क्या होगा। तो द डॉक्टर्स दे हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था, कहते हैं आधा ट्रीटमेंट हो गया, आधा रह गया है। तो ये कि बहुत मुश्किल था। और उसमें आपको मैं बताऊं कि सुसाइडल थॉट्स आती हैं। मुझे बहुत दफ़ा ऐसे लगा कि मतलब मैं अब वो जो फीलिंग्स है ना उस वक्त, जो 4th कीमो 5th कीमो, क्योंकि मैं खा नहीं सकती थी, कुछ माउथ सोर्स हो गए थे, तो ये बहुत ही मुश्किल मतलब टफ फेज़ होता है। उसमें मेरे हाल से आपके जो प्यारे होते हैं वही आपका जो है ना मोटिवेशन होती है, वही आपको इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। तो आई थिंक इट्स लाइक ऐसे ही थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ख़वातीन इस चीज़ से सर्वाइव कर रही हैं, अभी निकल रही हैं, इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरा सबके लिए है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, और जो इस चीज़ से गुजर रही हैं अपने आप को डिप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने अगर इस चीज़ में आपको डाला है तो वो ही अल्लाह ताला निकालेंगे आपको। सो यू हैव टू बी योर ओन यू हैव टू बी योर ओन स्ट्रेंथ, यू हैव टू फाइट विद दिस डिजीज़। और अपने में बाकियों को, ये तो ख़वातीन को मैंने मैसेज दे दिया है, लेकिन मैं एज अ सोसाइटी को भी मैसेज देना चाहूँगी कि वैसे ही अगर कोई किसी भी चीज़ से गुजर रहा हो तो जस्ट बी देयर सपोर्ट रादर देन उनको टॉन्ट करने की कि देखो तुम पहले ऐसी थी, तुम अब ऐसी ही हो गई है। मेरे ख्याल से हमें बहुत सारी ऐसे मुश्किलात हैं ज़िंदगी में, तो बजाय कि हम किसी को इतना बुरा फील कराने के बजाय हम अगर किसी के सपोर्ट बन जाए ना, किसी को अगर प्यार भरे लफ्ज़ कह दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा।
या थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे और उन लोगों के लिए आप बहुत बड़ी मोटिवेशन है जो अब इस प्रोसेस से निकल रही है। थैंक यू वेरी मच। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इफ़रा, जो कि बज़ाते ख़ुद भी डॉक्टर हैं और वो अभी सरवाइव कर रही हैं कैंसर से, और वो किस तरह इस जंग के साथ लड़ रही हैं, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आप कैंसर के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही हैं। हाँ जी, वो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि कैंसर से इतनी खिलाफत और इतनी दुश्मनी मेरी नहीं है, बिकॉज कैंसर हैज़ बीन अ वेरी गुड टीचर टू मी। एंड यू नो, कैंसर के बारे में सब कह रहे होते हैं ना कि आई एम अ वॉरियर एंड आई एम बैटलिंग विद यू नो, आई एम हैंडलिंग दिस फाइट एंड यू नो, तो कुछ लोग जो है वो एम्ब्रेस करते हैं और मुझे भी ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि दोस्ती कर लिए, हम एक पेज पे कभी नहीं रहेंगे, मैं और कैंसर, लेकिन ऐसा है कि जो चीज़ें उसने मुझे सिखाई हैं उसको लेके मैंने इस ज़िंदगी में ज़रूर चलना है, जो जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अगर उसने मुझे एक अचीवर ज़रूर बना दिया, वॉरियर और फाइटर से ज़्यादा उसने मुझे एक अचीवर बना दिया। आई हैव अचीव्ड अ सेंस ऑफ विजडम, अ विजडम टू यू नो to fight with this situation, or you know, to react to different situations in this particular scenario, or wisdom to deal with life, wisdom to deal with this disease. तो उस वजह से मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी एक जो मेरे माइंड में एक प्रोग्रेशन आई है, वो चीज़ को कन्वे करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ आने का मकसद, इन पिछले 8 माह में मैं कहीं अकेली नहीं गई हूँ, तो यहाँ आने का मकसद भी यही था क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। तो हम एक तो ये कि इसकी अवेयरनेस जितनी भी की जाए उतनी कम है। आप जितना अवेयर रखेंगे अपने घर की बच्चियों को, अपनी बहनों को, अब सबको, इवन अब तो वही बात है, हम जिस सो कॉल्ड रिस्क फैक्टर्स कहते थे कि वो लोग उस रिस्क फैक्टर के उसमें आ रहे हैं ग्लोब में, तो उन्हीं को कैंसर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। I was 31, I'm still 31. उसमें ये है कि I was married, I was breastfeeding, जो कि आप कहते हैं कि protective factors हैं, तो I was everything, I was in that protective globe, but फिर भी I got cancer। तो फिर यही हुआ ना कि इसका जो simplest formula है वो तो ये बन गया कि cancer can happen to anybody, anywhere। तो अगर बस यही simple formula लेके चलें, बल्कि मैं बहुत चीज़ें आजकल पढ़ रही होती हूँ, तो I came across such words like cancer epidemic। तो कैंसर एपिडेमिक जैसे वर्ड आप पढ़ते हैं तो यू नो इट्स वेरी स्केरी। तो इसलिए प्लीज़ अवेयरनेस जितनी फैला सकते हो उतनी फैलाएं। सेल्फ एग्जामिनेशन भी आपको करनी आनी चाहिए, उसके ऊपर वीडियोस हैं, सब कुछ है, इन्फॉर्मेशन हर जगह है। लेकिन वही बात है, हम घर बैठे अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे डिस्कस कर लें, अपने फैमिली से डिस्कस कर लें, अपने बच्चों से डिस्कस करना शुरू करें, बहनों से। तो जितना भी जो है इस चीज़ को आप फैलाएं उतना ही बेहतर होगा और ज़िंदगियाँ बच जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा इफ़रा, नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है कि जो मदर्स अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, या मतलब इन लोगों को नहीं होता ये ब्रेस्ट कैंसर, तो ये तो कॉन्सेप्ट आपने जो बात बताई है ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अक्सर इवन दो आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, अब जैसे मेरे अपने कोलीग्स थे, मैं उनको, अब ऑब्वियसली मेरी बच्ची बड़ी छोटी थी, शी वॉज 1 year old, और मैं अपने कोलीग्स को, सीनियर्स को कंसल्ट करना स्टार्ट जब कर रही थी दैट आई एम हैविंग अ लंप, तो सबका कहना यही था कि यू नो यू आर डॉक्टर योर सेल्फ, तो कोई इलेक्ट्रोसील बन गई होगी, कुछ सिस्ट बन गई होगी, कुछ बिनाइन होगा, नॉन कैंसरस होगा, कैंसर के बारे में तो एटलीस्ट मत सोचो कि यू आर इन दैट प्रोटेक्टिव ग्लोब, यू आर ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड। तो ये है कि अच्छा आ जाना, कभी तुम्हारी बायोप्सी कर लेते हैं, तुम्हारी तसल्ली के लिए बायोप्सी कर लेते हैं, लेकिन वो तो यही हुआ कि वो सारे जो है वहम जो है वो वहम धरे के धरे रह गए। तो इट टर्न्ड आउट टू बी कैंसर, एंड कैंसर वो भी मेटास्टैटिक, एंड दैट टू stage 4। तो इट वॉज अ शॉक टू द यू नो डॉक्टर कम्युनिटी एज वेल। तो वो मेरा केस को अक्सर कहते हैं इट्स अ वेरी ट्रिकी केस, बट नॉट इन अ केस कि इट्स वेरी ट्रिकी टू हैंडल, बट यू नो इट्स वन ऑफ द रेयर केसेस कि एक यंग पेशेंट को, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कैंसर हो रहा है एग्रेसिव फॉर्म में, तो इट्स वेरी स्केरी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितने लोग मुझसे बात करें, क्योंकि आई वाज यू नो वेरी होम बाउंड पर्सन, लेकिन फिर मुझे था कि अगर मैं निकलूँगी नहीं, किसी से बात नहीं करूँगी, तो किसी को मुझसे फ़ायदा क्या होगा। अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी है
तो मेरा अब तो इंशाल्लाह यही मकसद होगा कि जो मुझसे मिले वो मुझसे कोई अच्छी बात और अच्छा मैसेज लेके जाए। बिल्कुल ऐसे देखिए इफ़रा, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते आपको इतना टाइम लगा सिर्फ इस चीज़ को अपने जहन में बिठाने के दैट कि मुझे कैंसर है। और जो आम लड़कियां जो घर में ख़वातीन होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनको तो समझे कि उनको पता भी नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। होता। अब एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आपको कोई भी लंप, जिसे आप गिल्टी भी कहते हैं उर्दू में, अगर आपको कोई गिल्टी महसूस हो रही है, आप 15 साल के हैं, 18 साल के हैं, 50 साल के हैं या 60 साल के हैं, आप उस गिल्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। वो कोई इन्फेक्शन है या क्या है वो डॉक्टर बताएगा। आप हकीमों के पास प्लीज़ नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं शौकत खानम क्योंकि आ जा रही होती हूँ तो वहाँ पे बहुत से पेशेंट मैंने देखे जो लेट हॉस्पिटल दे अराइव्ड वेरी लेट, क्योंकि उनकी मदर्स या उनकी मदर इन लॉज या उनकी भाभियाँ बाजियाँ वो उनको हकीमों के पास, इनके पास, उनके पास लेके जा रही हैं, तब तक उनका टाइम ट्रैवल इतना ज़्यादा हो चुका होता है और वो स्टेज प्रोग्रेस हो चुकी होती है। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि अब कोई रिस्क फैक्टर ऐसा नहीं रहा, ना ही कोई प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो ये है कि आपको एटलीस्ट अगर एक तो वेट लॉस, एक ग्रेजुअल वेट लॉस जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरा वज़न सिर्फ गिर ही रहा है, वो बढ़ नहीं रहा, मैं खा पी भी ठीक रही हूँ, मेरी फटीक बड़ी रहती है, या फिर आप कह रहे हैं कि मुझे एक लंप भी फील होता है, एक गिल्टी भी महसूस हो रही है, और भी इसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये जो मेजर सिम्टम्स हैं इनको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, आपने 10 से 15 दिन भी डिले नहीं करना। बहुत अच्छी लड़कियाँ भी मुझे वहाँ पर मिली, पेशेंट्स जो बल्कि 18 साल की एक लड़की थी, गिल्टी बड़ी छोटी थी और जो कि मुझे भी लग रहा था कि वो नॉन कैंसरस ही है, लेकिन उसकी मदर उसको लेके आई हुई थी कि 20 दिन पहले इसको महसूस हुआ है। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज हैप्पियर देन माई सेल्फ कि आई अराइव्ड लेट एंड शी अराइव्ड सो अर्ली कि 20 दिन पहले एंड शी वाज नॉट इनटू दैट मॉडर्न वर्ल्ड। तो वो अगर आ सकती है, जिसे 20 दिन पहले एक गिल्टी महसूस हुई है, उसकी अवेयरनेस इतनी थी कि वो अपनी माँ को वो लेके आ गई कि मुझे आप हॉस्पिटल लेके चलें, और वो अपनी बायोप्सी के लिए रेडी थी उस जगह। तो अगर वो सोच सकती है तो मेरा ख्याल है हर लड़की सोच सकती है, और इसमें शर्म वाली कोई ऐसी बात नहीं है। आप किसी बीमारी से बच जाएंगे तो आपने अपनी फैमिली को भी उस बीमारी से बचा लिया है, क्योंकि जब आप व्हेन यू गेट दिस डिजीज़ तो उसमें यह है कि आपकी पूरी फैमिली इफेक्ट होती है, वो भी उस कैंसर से ही गुजर रहे होते हैं, वो उस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। फिर वही बात है, अगर आपके बच्चे हैं तो वो उस ट्रॉमा से गुजरते हैं, वो देखते हैं कि घर में एक मुसलसल माँ जो है वो बीमार है। तो ये है कि मैंने अपना एटलीस्ट जो है वो अपना एक रवैया थोड़ा चेंज किया है कि मैं अब जो है वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस में चलूँगी। तो ये है कि बाकी सब भी जो है वो इसी तरह से लेके चलें कि इस चीज़ को इतना टैबू ना बना दें, जिसको हो गया उसने कोई गुनाह बहुत किए होंगे। और ये भी मैं सुनती आ रही हूँ, अक्सर बड़े पढ़े लिखे लोगों के मुँह से भी मैंने ये सुना है कि उन लोग वो बताते हैं बाद में, जैसे कैंसर सर्वाइवर से मेरी एक बात हो रही थी तो वो यही लिख रही थी कि जब मुझे कैंसर हुआ एंड शी वाज एट अ वेरी वैल्यूएबल पोस्ट इन अ यूनिवर्सिटी, वो यही बता रही थी कि जब उनको कैंसर हुआ तो कुछ फैमिली मेम्बर्स ने ये कहा कि इसके गुनाहों की सज़ा है। तो दैट साउंड सो बैड। तो ये मत कीजिए प्लीज़ इस चीज़ से निकलिए, इसको टैबू ना बनाइए। ये एक बीमारी है जैसे बाकी बीमारियाँ, तो इसको बीमारी लेके चले, लेकिन इससे बच सकते हैं। प्लीज़ बच सके तो बच जाएं। अगर इन केस आपको कैंसर हो भी गया है तो फिर भी आपने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर रखना है, ये मेरा एक मैसेज ज़रूर होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो है जहालत और एक है खौफ। जिस तरह अब आप कीमियो से गुजर रही हैं, केमो से गुजर चुकी हैं, ठीक है। अब मगर उसका एक खौफ है क्योंकि वो हम सिर्फ फेसबुक पे तस्वीरें लगी हुई देखती हैं कि ये मतलब एक औरत का बुरा हाल, मतलब एक औरत का हुस्न, उसके बाल, उसकी रंगत, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाना। और ये इस खौफ से भी कई लोग जो है ना वो सामने नहीं आते या बताना नहीं पसंद करते। इसका आप क्या कहेंगे कि कीमियो एक प्रोसेस है, कितनी देर में हो जाता है और उसके बाद फिर बंदा दोबारा रिकवर कर जाता है, ज़िंदगी की तरफ आ जाता है? सबसे अच्छी बात जो कीमो की है, वैसे तो सबसे पहले उसने जो आपके कैंसर को ट्रीट करना है। जब एक ट्रीटेबल डिजीज़ है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो जब एक ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट होता है उसके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। कीमो जैसी ट्रीटमेंट एक हार्श ट्रीटमेंट है, ज़रूर है, साइड इफ़ेक्ट्स उसके साथ आते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि वो जो एक सख्त मरहला आप गुजारेंगे उसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान कितनी होगी। आप वापस अपने उस नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे उससे गुजरने के बाद। तो ये है कि उसको सिर्फ ऐसे लीजिए कि वो आपकी बेहतरी के लिए है। और साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, चाहे बाल गिरना हो, चाहे नौजिया वॉमिटिंग हो, या चाहे कोई ऐसे कोई
आप किसी मतलब छोटे मोटे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, किसी का कोई ऑर्गन डैमेज ना हो, लेकिन ये जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनसे मैं भी गुजरी हूँ, और ये है कि मुझे हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ा है। एंग्जाइटी डिप्रेशन एक सेपरेट चीज़ है जो उसके साथ चल रहा होता है, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भी मुझे जाना पड़ा है। मतलब आप देख सकते हैं कि मैं क्यों इस बारे में बात कर रही हूँ कि अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं सब कुछ जानती हूँ ऑलरेडी, फिर भी मैं इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ। तो ये है कि उन चीज़ों से आप कोई बात नहीं, आप फाइट कर लेंगे, आप उन चीज़ों से गुजर जाएंगे, उसके बाद आप एक बेहतर जगह खड़े होंगे, या शायद खड़े रह के उस बारे में किसी को बता रहे होंगे, तो वो अच्छा ही होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा इफ्रा, मुझे ये बताएं कि जो हमारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जिनको भी इतना पता नहीं है, वो अपने आप को किस तरह एग्जामिन करें, किस तरह वो अपने ख्याल रखें कि उनको पता होना चाहिए कि यार मैंने अपना टेस्ट करना है, वीक में एक दफ़ा करना है, मंथ में एक दफ़ा करना है, किस तरह करना है? ये मैं आपको बता दूं, जो गाइडलाइंस कहती हैं वो ये कहती हैं कि आपने, हर लड़के ने, जो भी, मैं तो ये कहती हूँ कि 16-17 साल से आगे जितनी लड़कियाँ और औरतें, ख़वातीन हैं, हर महीने अपना एग्जामिनेशन करना है आपने। हर महीने की एक तारीख आप देख लें, उसमें आपने एग्जामिनेशन करना है। उसमें आपकी ब्रेस्ट आती है, जिसमें फैटी ब्रेस्ट है आपकी, ठीक है, आपने उसका हाथ लगा के चेक करना है। राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट को चेक करेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को चेक करेंगे। चेक ये करना है कि कोई गिल्टी तो नहीं है जो महसूस हो रही हो फैट के अलावा। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी रंगत में कोई तब्दीली तो नहीं है, उसकी कोई ऑरेंज पील अपीयरेंस तो नहीं होगी, जो हम संतरे की जिल्द जैसी शक्ल वो तो नहीं बन चुकी है, या फिर निपल डिस्चार्ज तो नहीं है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो फिर तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेकेंडली, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस हो जाती है वो ये कि ब्रेस्ट के साथ एक्जिला यानी आर्म पिट्स, वो एग्जामिन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर तो ये होता है, अल्लाह माफ़ करे, कि जो लेट स्टेज डिजीज़ हैं उसमें ये होता है कि लिम्फ नोड आ चुका होता है ब्रेस्ट में, इतने लोअर डाउन वो चीज़ ट्यूमर होता है कि वो हाथ लगाने पर फील नहीं होता, लेकिन वो प्रोग्रेस बहुत आगे तक कर चुका होता है, और फिर वो आपको फील होता है आर्म पिट में। तो बेहतर ये है, सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मंथ में एक दफ़ा ज़रूर करें, साथ एक्जिला या आर्मपिट मिस ना करें, उसको भी ऑब्जर्व करें कि कोई गिल्टियाँ तो नहीं बन रही। और जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर, इवन प्रेग्नेंट मदर्स, मैं तो यही कहूँगी, जैसे मुझे ये लगता है कि सेलुलर लेवल पे हो सकता है कि वो आपकी प्रेगनेंसी के बीच में स्टार्ट हो चुका हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ट्रायल्स आएंगे, स्टडीज़ होंगी, और फिर ये चीज़ें मेरे ख्याल से ज़्यादा एविडेंट हो जाएंगी। मैं कम से कम अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात कर सकती हूँ। तो उसमें ये है कि हर कोई, अब इसमें कोई कैद नहीं है कि आप तो बिल्कुल सेफ़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रेग्नेंट हैं, आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, आप किस भी एज में हैं, आपने अपना एग्जामिनेशन हर मंथली करना है। और फिर ये गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 40 अबव जो है, आप साल में एक दफ़ा मैमोग्राम ज़रूर लें, मैमोग्राफी से ज़रूर गुजरें, क्योंकि उसके नुकसान इतने नहीं हैं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं, एक मिथ है कि मैमोग्राफी से कैंसर हो सकता है, कि मैमोग्राफी से रेडिएशंस भी बड़ा आप एक्सपोज हो जाते हैं मैमोग्राफी से। ऐसा नहीं है, मैमोग्राफी से रेडिएशंस उतनी ही आप एक्सपोज होते हैं जितना आप घर पे पड़े हुए ओवन से 3 महीने में एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो नुकसान इतना बड़ा नहीं है जितना अगर मिस करने के बाद कैंसर का नुकसान आपको देखना पड़ जाएगा। तो ऐसे तोला करें चीज़ों को कि आपको बेनिफिट कहाँ ज़्यादा हो रहा है, तब आप हर साइड इफ़ेक्ट से भी गुजर जाएंगे। और बालों का गिरना, ठीक है, एक आपकी बहुत बड़ी चीज़ चली जाती है आपकी ब्यूटी के अपीयरेंस की, लेकिन वो उतने ही बेहतर आते हैं। यही तो बात है, जिस तरह आप पलट के वापस आते हैं, उसी तरह आपके बाल उतने ही स्ट्रॉन्ग वापस आते हैं। जैसे कीमो ख़त्म होती है तो आपके बाल 1 महीने के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, और वो वैसे ही आएंगे जैसे आपके पहले बाल थे। थैंक यू डॉक्टर इफ्रा। अवेयरनेस का सिलसिला इस तरह ही जारी रहेगा। अभी हम आपको पैनल डिस्कशन में बैठ के बताएंगे और मज़ीद इसके बारे में और बहुत सारा नॉलेज देंगे। तब तक के लिए ब्रेक पे जाना बहुत ज़रूरी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलिया, जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम पूछते हैं कि किस तरह ये एग्ज़ामिन करती हैं और क्या मामलात होते हैं, किस तरह पता चलता है ख़ातून को कि वो सर्वाइव करी है ब्रेस्ट कैंसर से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, आपको यहाँ पे मदऊ किया गया है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से।
मेरा नाम डॉक्टर आलिया है और मैं छाती के सरतान की तशख़ीस का काम करती हूँ एज़ रेडियोलॉजिस्ट। बहुत सारी ख़वातीन को पता नहीं होता कि रेडियोलॉजी में जो बेसिक अल्ट्रासाउंड है वो सबसे पहला स्टेप है कैंसर की तशख़ीस के लिए। और कोई भी बच्ची, औरत या किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातून जिसको ज़रा भी महसूस होता है कि उसकी छाती में कोई सख्ती आ गई है या उसको कोई गिल्टी महसूस हो रही है, लेकिन वो उसको एक कबूतर की तरह आंखें बंद करके डिनाइल में रहती है। और जब हमारे पास बच्चियां या ख़वातीन आती हैं, जैसे कि आज से कुछ साल पहले होता था, तो वो डिज़ीज़ जो थी या बीमारी जो थी वो काफ़ी फैल चुकी होती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों से ये जो हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बात करते हैं, उसका मकसद ही ये होता है कि आपको अपनी छाती के अंदर कोई भी तब्दीली या किसी किस्म की गिल्टी महसूस हो तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर, फ़ीमेल डॉक्टर से रुजू करें। और उसका जो सबसे पहला टेस्ट है वो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड है। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है वो एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से डिफरेंट होता है और उसमें हम एक्सपर्टली देख सकते हैं कि उसके अंदर गिल्टी जो है वो बन चुकी है या कि वो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है। तो इंग्लिश में कहते हैं अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। ये ही मोटो है और यही अवेयरनेस का मतलब है कि जल्दी तशख़ीस, बर वक्त तशख़ीस से ज़िंदगी बचाई जा सकती है। ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल क्योरेबल है। इसकी तशख़ीस के बाद इसका पूरा ट्रीटमेंट है और एक औरत के अराउंड सारी जो फैमिली है, सारी जो कायनात है वो घूमती है। तो हम बहुत सी ख़वातीन को इस जदीद तशख़ीस से, जदीद टेस्ट से, जिसमें मेमोग्राफी भी है और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड के बाद हम मेमोग्राफी करते हैं, फिर हम फर्दर टेस्ट करके हम इसको बिल्कुल हम जो है प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट कर सकते हैं। सब ख़वातीन को ये समझना चाहिए कि उनको अपनी छाती का सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन 5 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें। और एक छोटा सा एग्ज़ामिनेशन है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपने अपने पाम ऑफ दी हैंड से, हाथ से शावर लेते हुए या वैसे अपने आप को आप एग्ज़ामिन कर सकती हैं। राइट हैंड से, लेफ़्ट हैंड से आप रोटेट करके देख सकती हैं कि आपको कोई गिल्टी तो महसूस नहीं हो रही। और किसी भी तब्दीली की सूरत में आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर समीना खुर्शीद जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम ये सवाल करते हैं, मैम ये मुझे बताएं कि मोस्टली ये होता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, ठीक है। आप बच्चों को फीड करा रही हैं तो नहीं होगा। मगर अभी मैंने कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे जो ब्रेस्ट फीडिंग भी थे और अभी छोटी सी बच्ची थी, मगर वो उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इसकी क्या वजूहात है और आप कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया कि आगे ये होगा, यूँ कर लें तो यूँ हो जाएगा, यूँ कर लें तो यूँ हो जाएगा? इसके बारे में एक्सप्लेन करें। जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द होल टीम। सब पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगी। इतना इम्पॉर्टेंट मैसेज, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ब्रेस्ट कैंसर को अब पाकिस्तान में जिसे कहना चाहिए कि अवेयरनेस स्टार्ट हुई है। बिकॉज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी एशिया में टॉप नंबर पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। हम सबसे ज़्यादा यानी हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा है कि हमारे लोगों में डायग्नोसिस नहीं होता। 90,000 ख़वातीन हर साल ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही हैं और जिनमें से 40,000 औरतें हर साल फौत हो जाती हैं। फौत होने की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि आपकी डायग्नोसिस ही बहुत लेट होती है। लेट डायग्नोसिस होती है जिसकी वजह से आप ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लेते और आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और जहाँ तक आपने ये बात की कि
ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इग्नोर करती हैं या फिर लड़कियां इग्नोर करती हैं, ये बात 100% करेक्ट है। बिकॉज एज अ गायनाकोलॉजिस्ट आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स, मेरे पास बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं जो ये समझती हैं कि हम माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं तो शायद ये गिल्टी उसकी वजह से बन गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने ज़रूर अपने डॉक्टर को चेक कराना है। आपको लगता है कि कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग आपने नोट कर ली है तो उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर कराएं। कोई इन्वेसिव टेस्ट नहीं होता, कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास डेली रूटीन में, अब अल्लाह का शुक्र है, मैं इस चीज़ पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंकरेज भी करती हूँ और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करती हूँ कि अब डेली बेसिस पे 2 से 3 ख़वातीन ऐसी ज़रूर आती हैं जो कहती हैं कि डॉक्टर समीना हमें ब्रेस्ट में गिल्टी महसूस हो रही है, या हमें आप चेक कर लें, या हमें आप बताएं कि ये क्या चीज़ है। तो उसमें हमें कोई ऐसा हिंड्रेंस नहीं फील करना चाहिए। बच्चियों को भी ख़ास तौर पे, ज़रूरी नहीं कि मैरिड हो, अनमैरिड बच्चियां भी अगर कुछ फील करती हैं तो वो भी अपने डॉक्टर्स को या अपनी मदर्स को इन कॉन्फिडेंस लें ताकि वो उनको डॉक्टर्स को चेक कराएं। और दूसरा, जैसे डॉक्टर हमारी आलिया ने बताया जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, कि आपने सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट ज़रूर करना है। सेल्फ एग्जामिनेशन में आपने अपनी कॉलर बोन से स्टार्ट करके अपनी ब्रेस्ट को प्लस का साइन बनाना है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना है और 3 फिंगर्स से उसको पैल्पेट करना है और निपल को प्रेस करके देखना है कि उसमें से कोई ब्लडी डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, कोई आपको एबनॉर्मल किस्म का कोई पसी डिस्चार्ज तो नहीं फील हो रहा। और अगर आपको लगता है कि कोई गिल्टी महसूस हो रही है या आपको लगता है कोई आपको एक्जिला में, अपनी बगल के अंदर कोई गिल्टी महसूस हो रही है, तो उसको भी आप इन्वेस्टिगेट करवाएं, उसको भी ज़रूर चेक कराएं कि वो हो सकता है कि कोई अर्ली कैंसर है जो कि आपके अंदर परवान चढ़ रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और बाद में पता चले कि वो एक एडवांस स्टेज पे पहुंच गया। बिकॉज जितनी जल्दी आप इसको डायग्नोज करेंगे उतना 100% सर्वाइवल है, और जितना लेट आप इसको ट्रीट करेंगे या डायग्नोज करवाएंगे उतना ज़्यादा ये ख़तरनाक हो सकता है। तो 40 ईयर्स एंड अबव तो सारी दुनिया में अब एक प्रैक्टिस है कि आप अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन भी कराएं, आप अपना मैमोग्राम भी कराएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव फाइंडिंग है तो बहुत सारे गवर्नमेंट के सेटअप्स भी हैं जहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रहा है। तो मेरा तो यही सबको सजेशन है, इसमें कोई, अब तो दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, जब सारे मुल्कों में ऐसा है कि कैंसर का लेवल लो हो गया तो पाकिस्तान को भी किसी भी सूरत में इस चीज़ से मतलब घबराना नहीं चाहिए। हमारी लड़कियों को भी आगे आना चाहिए, हमारी ख़वातीन को बोलना चाहिए, बताना चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और इस मसले से निकलें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि क्या जो आप कह रही हैं ये टेस्ट जो बड़ा एक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट लेवल पे क्या इसको कोई उठाया जा रहा है आवाज़, या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो इसको हाईलाइट करे? ये बेसिकली मैमोग्राम जो है ना, वो एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, जैसे अल्ट्रासाउंड से ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन है वो मैमोग्राम है। तो वो हमारे जो बेसिक डिफरेंट शहरों में सेंटर्स हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है। अब कहीं कोई वैसे आउट ऑफ द वे हो के प्रॉब्लम हो जाए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आप जब बाद में भी तो ट्रीटमेंट करवाते ही हैं। देखिए, अगर खुदा न खास्ता एडवांस कैंसर हो जाता है तो रेडियोथेरेपी का खर्चा, कीमोथेरेपी का खर्चा, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा, आपकी डाइट, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिर साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे पेशेंट्स को जाना पड़ता है। डेफिनेटली जैसे हमारी जो कैंसर सर्वाइवर है इन्होंने भी बताया कि आपको सपोर्ट चाहिए होती है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, कुछ मेडिसिन भी लेनी पड़ जाती हैं पेशेंट्स को, तो बाद में भी तो आप इतना एक्सपेंस करते हैं। तो अगर आपको कोई एबनॉर्मल चीज़ मिली, आपको लगा कि अल्ट्रासाउंड पे किसी ने कुछ पिक किया है और आपके जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसकी बायोप्सी की और उसमें कोई आपको एबनॉर्मल फाइंडिंग मिली, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन। जो बात की तकलीफ है उससे बेहतर है कि वो कहते हैं वक्त पे चीज़ को पिक कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बाद में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो, खर्चा भी ज़्यादा हो और फिर नतीजा भी कोई ना निकले। थैंक यू वेरी मच मैडम। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अहमद जो क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात हैं जो कैंसर पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आयशा अहमद है और मैं करंटली घुड़की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेड ऑफ़ साइबर नाइफ एंड रोबोटिक रेडियो सर्जरी पिछले 3 साल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ।
बेसिकली मैंने अपनी ट्रेनिंग ली थी इनमोल से, शौकत खानम से, और उसके बाद मैं रेडिएशन में मेरी अपनी इंटरेस्ट थी तो मैंने स्विट्ज़रलैंड से अपनी ट्रेनिंग हासिल की, और उसके बाद साइबर नाइफ जो कि लेटेस्ट रेडिएशन की मशीन है इस वक्त पंजाब में अपनी नौयत का एक अकलौता सेंटर है, घुड़की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल, जिसके अंदर ये मौजूद है, मैं वहाँ काम कर रही हूँ। आज जिस फोरम से मैं आपसे बात कर रही हूँ इसका मकसद बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो अक्टूबर के महीने को सेलिब्रेट करना है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से, कि हम हर साल बरसियाँ सेलिब्रेट करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, और अक्टूबर का महीना दुनिया भर में इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हम उन फाइटर्स को, सर्वाइवर्स को, और जो जा चुके हैं अल्लाह ताला के पास, उन सब लोगों को और उनकी फैमिलीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। रीज़न बीइंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन सब लोग जो इस फेज़ से गुजर रहे हैं प्लस उनकी फैमिलीज़ और हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उस सब से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इसको एड्रेस करना चाहूँगी कि हमारे जनरली जहन में ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये सिर्फ ख़वातीन की बीमारी है, ये सिर्फ ख़वातीन में हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि हर 100 में से एक मर्द भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है, और उसकी डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट और उसके बाद प्रोग्नोसिस बिल्कुल सेम है एज़ कम्पेयर टू कि जिस तरह एक फ़ीमेल पेशेंट उस सारे चैनल से गुजरती है और वो सारा कुछ बर्दाश्त करती है, बिल्कुल इसी तरह कोई भी मेल सी ए ब्रेस्ट का पेशेंट उस सारी फेज से गुजरता है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ कि बेसिकली हम लोगों के पास क्या तरीके हैं कि हम लोग इसकी अर्ली डिटेक्शन कर सकें, क्योंकि द की पॉइंट इज़ कि इसको जितनी जल्दी, जितनी अर्ली स्टेज पे पकड़ेंगे उतना ही इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव होगी, और पेशेंट का जो सर्वाइवल रेट है जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं वो बेहतर हो जाती है। आपको पता है कि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, और वो हम डिवाइड इस तरह करते हैं कि अगर सिर्फ छाती के अंदर गिल्टी है तो हम अमूमी तौर पर उसको स्टेज 1 कहते हैं। अगर वो बगल में या गले के अंदर लिम्फ नोड्स में जो अल्लाह ताला ने सफ़ेद खून की थैलियाँ बनाई हैं उधर जा चुकी हैं तो वो स्टेज 2 या 3 होता है, और अगर खुदा न खास्ता वो जिगर में, फेफड़ों में, हड्डी में, दिमाग में चली गई है तो वो 4थी स्टेज हो जाएगी। तो बेसिकली द की इज़ कि हम अर्ली डिटेक्शन करें। जो अर्ली लेट टीन्स हैं या जो अर्ली 20s हैं, हम कहते हैं कि जिस बच्ची को माहवारी आना शुरू हो गई है उसको रिकमेंडेड ये है कि हर 3 से, जब उसका साइकिल ख़त्म हो गया है तो साइकिल के 3 से 5 दिन ख़त्म होने के बाद उसने अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। सोप लगा हुआ है, लोशन लगा हुआ है, नहाते हुए उसने अपने दोनों ब्रेस्ट के चारों क्वाड्रेंट को और निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को और बगल को अच्छी तरह डीपली पेल्पेट करना है अपने हाथ के फ्लैट साइड से, देखने के लिए कि क्या कोई एबनॉर्मेलिटी तो उसे नज़र नहीं आ रही। जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने अभी पहले बात की थी कि कोई निपल डिस्चार्ज, कोई रेडनेस, कोई एरिदीमा, कोई गिल्टी, कोई एसिमेट्री तो नहीं लग रही, एक बड़ा एक छोटा या इस तरह का तो कुछ नहीं है। फिर पर्टिकुलरली उन खवातीन में जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव थी उनके अंदर तकरीबन जेनेटिक्स जो हैं वो 10 से 15% रोल प्ले करते हैं। बाकी सारे जो हैं ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जिसके अंदर हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल आ जाता है, रेड मीट इनटेक, लो फाइबर इनटेक आ जाता है। OCPs हमारी खवातीन बड़े मज़े से ले रही होती हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता होते कि वो हाई हार्मोन लेवल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपका सारा तबाह कर देते हैं, इम्यून सिस्टम और हार्मोन के बैलेंस को भी, जिसकी वजह से कैंसर होने का रिस्क जो है वो 40 से 50% तक बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम रोकथाम के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को रोक के ब्रेस्ट कैंसर होने की रेशो को कम कर सकते हैं। प्लस ये कि जैसे मैंने बात की कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स, तो उसके अंदर ये है कि आप अपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। 30 साल से जो बड़ी खवातीन है ईयरली अल्ट्रासाउंड, बायलैटरल ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कराएं। 40 साल से खवातीन ईयरली एनुअली मेमोग्राफी करवाएं। और अगर खुदा न खास्ता किसी भी पेशेंट के अंदर 25% से रिस्क ज़्यादा है कैंसर डेवलप होने का तो इवन उससे ईयरली MRI भी रिकमेंडेड है कि उन्होंने MRI भी करवानी है। अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट के अंदर कोई भी ऐसा आता है तो आपने सबसे पहले अपने सर्जन के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है, ट्रू कट बायोप्सी करवानी है। बायोप्सी के बाद आपका स्टेजिंग वर्कअप होगा देखने के लिए कि कैंसर किस नौयत का है और किस स्टेज पे है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए सब्जेक्टिव होता है, हर पेशेंट का डिफरेंट होता है कि उसके लिए उसका एक ट्रीटमेंट मोडालिटी और एक उसका ट्रीटमेंट एल्गोरिदम प्लान किया जाता है कि आया इस पेशेंट को पहले सर्जरी की ज़रूरत है या इसको कीमो की ज़रूरत है या इसको हार्मोन थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ दोज वेरी रेयर ट्यूमर्स जिसके अंदर इतनी तरक्की हो गई है कि अब हम सिर्फ हार्मोन थेरेपी अलोन भी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट किस एज क्राइटेरिया और एथनिसिटी पर फॉल कर रहा है। क्योंकि कई दफ़ा आपने देखा होगा कि आप कीमो भी दे रहे हैं, सर्जरी भी कर रहे हैं, लेकिन ट्यूमर रिकरेंट हो रहा है। इसका मतलब है वो ट्यूमर उस पर्टिकुलर रजीम से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। नाउ वी नीड टू
चेंज इन समथिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको बिल्कुल एक ऑन्कोलॉजिस्ट जो आपका प्राइमरी फिजिशियन है वो देख सकता है। और आज का जो मैसेज है बेसिकली वो, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी बात की थी कि 40,000 ख़वातीन हर साल मौत के मुंह में चली जाती हैं सिर्फ इसलिए कि हम उनको लेट पकड़ते हैं, एडवांस स्टेजेस पे पकड़ते हैं और हमारे पास रसाई नहीं है टर्शरी केयर सेंटर्स तक। तो इस गैप को कम अज़ कम करना हम सबका फ़र्ज़ है। जहाँ आप अपनी फैमिली में देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपका मैसेज देना जो है वो बेसिक चीज़ है। बाकी देखें ज़िंदगी और सेहत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, वो जिसको रखे उसे 100 साल भी रखे और जो जाए वो एक पल का पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जो हम डेलिब्रेटली अपने हाथ में लेके कंट्रोल कर सकते हैं वो सब करना हमारा बेसिक फ़र्ज़ है। जी, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उन सब से बात होगी, मगर ब्रेक पे जाना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुमा एहसान जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे हम पूछते हैं कि अगर हम बचना चाहते हैं ब्रेस्ट कैंसर से तो हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, और ऑब्वियसली जब हम इस बीमारी से लड़ कर फारग होते हैं तो फिर भी हमें डाइट, बहुत अच्छी डाइट और एक ख़ास स्पेसिफिक डाइट की ज़रूरत होती है, तो उसमें क्या लेना चाहिए? यहाँ पे जो कोहिनूर की टीम है उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं उन सब लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इस पैनल डिस्कशन के लिए, एंड द वुमेन एम्पावर्ड नेटवर्किंग हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड दिस। सो आई वुड बी अ लिटिल बिट लाउडर टू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू एंड टू मेक श्योर दैट आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। तो जो मिस का सवाल था कि ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को हो जाता है तो डाइट क्या होनी चाहिए, और अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ वी टॉक अबाउट वुमेन, we are very cautious about everything. What we are not cautious about is our own self, our own health, and what we compromise on is our diet. So if you want to survive and if you want to be on the safer side, और आप ये चाहते हैं कि आप इस ब्रेस्ट कैंसर से और इवन बाकी सारी डिजीज़ से बचें, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी डाइट में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। इन शॉर्ट आपको वो सब डाइट में वो सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है जिसमें फाइटोकेमिकल ज़्यादा हैं। उसको मैं मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करूँ तो आपकी डाइट प्लांट बेस्ड ज़्यादा होनी चाहिए, और वो सब चीज़ें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपकी डाइट में ज़्यादा होने चाहिए। रिसेंटली आई वाज रीडिंग समवेयर कि आपको वो खाना चाहिए जो कि आपके एंसेस्टर्स आइडेंटिफाई कर सकें एज फूड। सो इफ़ यू टॉक अबाउट जंक, इफ़ यू टॉक अबाउट बर्गर्स एंड पिज़्ज़ा एंड एवरीथिंग लाइक दैट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ ट्रांस फैट, वो कंफर्ट फूड है कैंसर का। सो यू नीड टू अवॉइड ऑल सच काइंड ऑफ फूड्स। व्हाट यू नीड टू इंक्लूड इन योर डाइट इज रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, या अगर आप वेजिटेबल्स कुक कर रहे हैं उसको सॉटे करें, उसको स्टीम करें, ग्रिल करें। इतना कुक ना करें जिस तरह से हमारी एशियन क्विजीन में होता है कि आपको पहचान नहीं सकते फिर आपके वो कौन सी सब्जी थी पहले और पकने के बाद क्या बन गया उसका। तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रॉ आप यूज़ करें। नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स डेली बेसिस पे अपनी डाइट में आप इनकॉर्पोरेट करें। और अगर ऑफ कोर्स आप सिर्फ इस पे नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आप अपनी प्रोसेस्ड चीज़ों को, जो वाइट ब्रेड है, बर्गर्स हैं, वो चीज़ें अवॉइड करें। और ऐसा आप आटा इस्तेमाल करें अगर आप रोटी भी खा रहे हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी डाइट का, तो वो आपका फाइबर रिच होना चाहिए, वो आपका रिफाइंड आटा नहीं होना चाहिए। So in short, try to incorporate least processed food in your diet if you want to be on the safer side, if you want to save yourself from breast cancer, and even if you have survived, you need to be very focused on your diet ताकि दोबारा से उसका रिस्क ना बढ़े और दोबारा से आप ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ना जाएं। थैंक यू।
जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब ज़हीर, जिन्होंने ये सारी की सारी ख़वातीन को यहाँ पर इकट्ठा किया है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को इकट्ठा किया हुआ है। बहुत ज़्यादा स्टॉल्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर, मगर वक्त की कमी की वजह से हम उसको नहीं कर सके, सबके इंटरव्यूज़ नहीं कर सके। मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारी ख़वातीन हैं। ज़ैनब ज़हीर, मुझे ये बताएं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं और ये बताएं कि आपने यहाँ पर ये सब ख़वातीन को इकट्ठा करने का क्यों सोचा। ये मैं थोड़ा सा पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूंगी और उसके बाद अलावा जो हमारा एक एम है, फोकस है, वो बता दूंगी। ठीक है, वुमेन एम्पावर नेटवर्किंग के नाम से मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हम लोग, हमारी जो नीश है वो मोस्टली बिजनेस वुमेन है। यहाँ पे जितनी भी औरतें बैठी हैं ऑलमोस्ट 100% ऑफ देम आर बिजनेस वुमेन। और इसमें हम लोग डिफरेंट सेशंस करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, जिसमें औरतों की ग्रूमिंग होती है कि किस तरह से बिजनेस करते हैं। आफ्टर कोविड बहुत सारी औरतों ने बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नो हाउ नहीं थी कि किस तरह से बिज़नेस करते हैं। और इतने सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, इतने सारे अब सोर्सेज मौजूद हैं जिससे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। और इसको, ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं औरतों को बता सकूं कि आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और आप लोग घर बैठ के अपने काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और आप लोगों को हर तरह की जो सी है, थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ी सी ग्रूमिंग की और थोड़ी सी बिजनेस की नॉलेज की ज़रूरत है। और उसके बाद आप लोग एक अच्छा वेल एस्टैब्लिश अपना एक बिज़नेस रन कर सकते हैं। और यही बिज़नेस एम्पावर नेटवर्किंग का एक जो है मकसद है। और जो अक्टूबर है वो एक महीना है पूरा जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को डेडिकेट किया जाता है। और ये जो गैदरिंग है वो हमने की भी इसीलिए है कि लोगों को एक अवेयरनेस दी जा सके और उनको एक यहाँ पे वुमेन एम्पावर नेटवर्किंग के थ्रू इकट्ठा किया जा सके। और ख़ुसूसी तौर पे ये सब कुछ सिर्फ औरतों के लिए होता है। और यहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि कैमरा जो होल्ड कर रही हैं वो भी वुमेन हो और जितनी भी स्टाफ है हर कोई औरतें ही हो, ताकि औरतों को एक महफूज जगह मिल सके और उन्हें पता हो कि यहाँ पे हम एक सेफ़ प्लेस पे हैं और हम यहाँ पे जाएंगे, हमारी नेटवर्किंग होगी लाइक माइंडेड लोगों के साथ और हमारे बिज़नेस को एक एक्सपोजर मिलेगा, नेटवर्किंग होगी। मेरा जो खुद का बिज़नेस है वो ऑयल और शैम्पू का है, वो A to Z ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम से है। और इसके अलावा ये जो वुमेन एम्पावर नेटवर्किंग है, ये एक मेरा शौक़ था बचपन से कि मैं औरतों को एम्पावर करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अल्लाह ताला ने काविश है जो कि जारी है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्पावर वुमेन्स को इकट्ठा किया और सबसे बड़ा मैसेज जो आज हमने अपनी ऑडियंस को भी दिया वो ये कि ब्रेस्ट कैंसर को हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह इसका इलाज हो सकता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने ओपिनियन भी दिए। इस सब के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर कुछ वुमेन्स ने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं, हम उसको भी विज़िट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये ख़वातीन जो इतनी नाजुक सी और मतलब लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगी, मगर इतनी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ काम कर रही हैं और वो काम कर रही हैं जो शायद मर्द हजरात भी ना कर सके। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। जी, यहाँ पर एक स्टॉल है, यहाँ पर एक खातून स्टॉल को देख रही हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, इनसे पूछते हैं। और ये स्टॉल है, यहाँ पर बहुत सारी चूड़ियाँ और ख़वातीन की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इनको देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये बिज़नेस कब स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये स्टॉल, ये आपका स्टॉल है, ये आपका बिज़नेस है? ये हमारा बिज़नेस भी है, हमने इसको अब स्टार्ट किया है, ऑनलाइन भी स्टार्ट किया और लाइव भी स्टार्ट किया है। और स्टॉल हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह ज़ैनब आपी के थ्रू हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। स्पेशल थैंक्स टू ज़ैनब आपी, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ऑनलाइन अभी हम 20% कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा है। बाकी हम अब ट्राई कर रहे हैं, ज़ाहिर है हम खुद भी सोशली इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कर सकेंगे। बाकी हमारा स्टॉल वाइज माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। इंशाल्लाह दुआ रहेगी कि ऑनलाइन में बहुत अच्छा रहे, क्योंकि स्कोप ऑनलाइन में तो बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का दौर है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको ऑनलाइन भी अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इस प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा ख़वातीन बहुत ही पुरअज़म है और डिफरेंट स्टॉल्स और भी हैं यहाँ पर मुझे कुछ कपड़े नज़र आते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आपका स्टॉल है, आप थोड़ा सा आगे आ जाए।
मुझे बताएं कि आपका ये स्टॉल है या आप काम करती हैं? मैं ऑनलाइन काम करती हूँ ओरिजिनल एंड रेप्लिकाज में। बड़ी अच्छी बात है कि ये इस तरह की लेडीज़ जो हैं वो हमें मौका देती हैं और हम लोग फिर आगे आते हैं और मैं मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत ज़बरदस्त रहता है। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा सारी की सारी खवातीन हैं, इवन दो के कैमरा वुमेन भी खातून ही हैं, कोई यहाँ पर मर्द नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आके जब सारी खवातीन आपको ऐसे मिलती हैं जो डिफरेंट फील्ड्स के साथ हो, तो फिर कैसे एक्सपीरियंस रहता है? बहुत ज़बरदस्त रहता है। मैंने तो ऐसे भी एग्जीबिशंस में किया है जब मेल भी होते हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कोई मसला नहीं होता, बहुत अच्छा रहता है हमारा, बहुत ज़बरदस्त रहा है एक्सपीरियंस सब। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जी, यहाँ पर एक और स्टॉल है और ये मुझे लग रहा है कुछ खाने पीने के चीज़ें हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए किस तरह का स्टॉल है? मेरा नाम माहम सजाद है और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे जितने भी कैंसर सर्वाइवल हैं उनके लिए एक होप लेकर आई हूँ। मैं अगर बात करूँ कि कैंसर सर्वाइवल, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो एक मिथ है कि कैंसर को रिलेट किया जाता है डेथ से, तो वो एक होप पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि हम एक पॉजिटिव होप देते हैं कि जो सर्वाइवल हैं वो बहुत सी अपनी जर्नी को रिकवर करने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। और कैंसर के अलावा अगर हम देखें तो सोसाइटी में ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पर हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, देने की ज़रूरत है सोसाइटी को। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं यही चाहूँगी कि उस बारे में अवेयरनेस दी जाए। एक प्लेटफॉर्म अगर हमें दिया गया है, वुमेन्स के बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिन पे डिस्कशन करने की ज़रूरत है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब एक खातून कैंसर से निकलती है तो ऑब्वियसली एक तो बीमारी तो होती ही होती है जिसके साथ वो लड़ रही होती है, उसके साथ हमारा एक मुआशरे का अलमिया ये है कि हर बंदा सवालिया निशान देख के पूछ रहा होता है तुम्हें क्या हुआ, ये क्या हुआ, मतलब उसमें और ज़्यादा एंजाइटी में चली जाती है खातून। तो उससे निकालने के लिए क्या आप इन लोगों की मदद करती हैं, इनको हेल्प आउट करती हैं? हमारा बेसिकली रोल ये है कि हम उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट दें। ना सिर्फ कैंसर सर्वाइवल बल्कि ऐसे बहुत से लोग, ऐसी बहुत सी लड़कियां, ऐसे बहुत सी वुमेन्स जो बात करना चाहती हैं लेकिन उनकी बात को हमेशा से प्रेस करके उनके इमोशंस को सप्रेस करवा दिया जाता है। उन पे जब हम गुफ्तगू करते हैं तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कॉज बनती हैं कैंसर की, ऐसे इमोशंस हैं जिनको सप्रेस करने की वजह से आपको अंदर ही अंदर कैंसर होना शुरू हो जाता है। तो उस पर जब हम वर्किंग करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस स्टेज तक पहुँचता है। और इसको रिकवरी के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने बात की एंजाइटी की, बहुत सी सोसाइटी के प्रेशर को फेस करना पड़ता है, डिप्रेशन को फेस करना पड़ता है। तो उससे निकालने के लिए उनको एक सेफ जोन दिया जाता है और टारगेटेड थेरेपी दी जाती है ताकि वो कन्वे कर सकें कि वो क्या फील कर रही थी पहले और अब, और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको वो फेस कर रही हैं। फिर उनको पॉजिटिवली डील करने का एक सोल्यूशन दिया जाता है। जी, हमारे साथ मौजूद है फाउंडर ऑफ मीठे शीटे। इनसे पूछते हैं कि मीठा शीटा खिला के क्या करती हैं, मोटा कर देती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक्चुअली मीठे शीटे का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हम ऐसी एनर्जी बाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर्स नहीं यूज़ करते हैं। और जो आपकी देसी मिठाई है, कन्वेंशनल मिठाई, उसको रिप्लेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उससे मोटे नहीं होते हैं आप, उससे वेट मैनेज होता है इनफैक्ट। और आज क्योंकि हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे भी बात कर रहे हैं तो डेट्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमारा जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो डेट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, जो कि किसी भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए जो है वो आपका इम्यूनिटी चाहिए और ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं। सो वी प्रोवाइड एनर्जी बाइट्स दैट टू आर वेरी इकोनॉमिकल और उसमें हम कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं यूज़ करते हैं। चलिए, इसका मतलब है ये बहुत हेल्दी भी होगा और मीठा भी, मतलब जिन्होंने अपनी वो क्रेविंग पूरी करनी है वो भी हो जाएगी और मीठा शीटा भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, मगर एक बात जो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लिक की है वो ये कि सर्वाइवर वही होता है जिसकी फैमिली, जिसके फ्रेंड्स और जिसके इर्द गिर्द के लोग उसका साथ देते हैं, वरना एक छोटी सी छोटी बीमारी में भी इंसान ख़त्म हो जाता है। इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए और मुझे सनागा को इजाज़त दें नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।